हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th और 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, अगर हिंदी का पेपर देने गए हो, अगर हिंदी के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे हिंदी के पेपर को पास करोगे। ये आपके पास पेपर देख रहे हो, ये 2025 का पेपर है मेरे प्यार बच्चों, पूरा का पूरा ये पेपर है। और इस पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा। और इस पेपर में आप लोगों को देखिए 70 नंबर का पेपर है और इसमें कम से कम आप लोगों को 50 या 55 नंबर लाना है बिना पढ़े। आपको कुछ नहीं आ रहा है, मैं कैसे इसको हल करूंगा कि 50 से 55 नंबर आप लोगों को आराम से ला पाओगे। तो हिंदी के पेपर में बिल्कुल आप बैठे हो, आपको कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे पास होए, ठीक है, कैसे सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें कि इस बार हम पास हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर साल वीडियो बनाता हूं, हर साल बच्चे देख के जाते हैं और हर साल पास होके आते हैं। मेरी गारंटी है कि वीडियो को पूरा देखोगे तो गारंटी है मेरा प्यारे बच्चों कि आप फेल नहीं होगे। फेल तो कभी नहीं हो पाओगे, पास ही होगे, इस बात की दावा करता हूं मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को मैं खुद सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये हिंदी का पेपर है, इस पूरे पेपर को मैं खुद अपने हाथों से, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी पीछे देख रहे हो, मैं एक एक प्रश्न को खुद अपने हाथों से सॉल्व करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आपके पेपर में दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आपके पेपर में जो है दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस ये है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए देखिए, एक होता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दो कैटेगरी के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी पेपर दे रहे हो, ठीक है। बस फर्क ये होता है कि जो 10th वाले बच्चे होते हैं, 10th में जो हिंदी का पेपर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम क्लास 12th की अगर हम बात करें तो क्लास 12th में हिंदी का पेपर जो है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है क्लास 10th वालों में कि इसमें प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं। इसमें जो है प्रैक्टिकल के 30 नंबर मिलते हैं और इसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है क्लास 12th में हिंदी के पेपर में। ये पूरा का पूरा 100 नंबर कराएगा। तो गारंटी मेरे प्यार की 70 में यहां से आप 50 या 55 नंबर आराम से ला दोगे और इंटर वाले बच्चे 80 से 85 नंबर बिल्कुल आराम से ला दोगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। बस वीडियो को पूरा देख लेना। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले मेरे प्यार ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्लास 10th में है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th में पूछा जाता है। क्लास 12th में जो होता है मेरे प्यार बच्चों 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो उसके लिए कौन सी ट्रिक है मेरे प्यार बच्चों, कौन सा ट्रिक आप लोगों को अप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए आप ट्रिक समझ लीजिए, इसके बाद मैं सब्जेक्टिव का पूरा पेपर सॉल्व करके बताता हूं। देखिए, ऑब्जेक्टिव में कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनको आपको फॉलो करने होंगे। जैसे पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन होते हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो इसमें आपके कंडीशंस रहेंगे। कंडीशन नंबर पहला, अगर कोई भी ऑप्शन अगर आपको ए और बी दिख जाए, कोई भी अगर ऑप्शन आपको ए और बी दिख जाए तो आपको आंख बंद करके उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। या तो आप लोगों को कभी कभी मेरे प्यारों ऐसे देता है कि इनमें से सभी, कोई ऑप्शन चारों में से आप देखोगे ना तो इनमें से सभी लिखा रहेगा। तो इनमें से सभी जिसमें आपको दिखे 4 ऑप्शन में, आपको वही क्लिक करना है। और एक कंडीशन होता है कि इनमें से कोई नहीं। मैं पूरी कंडीशन आपको बताऊंगा कि इनमें से कोई नहीं, अगर कोई भी ऑप्शन आपको चारों में से आपको दिख जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्लिक करना है इसी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो ए और बी, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दिख जाए, इन्हीं पे आंख बंद करके आप लोगों को क्लिक करना है। चौथा कंडीशन ये होता है कि अगर कोई ना दे, चारों ऑप्शन अगर अलग हो, इनमें से कोई ऑप्शन ना दे, चारों ऑप्शन अगर अलग हो, ऑप्शन ए भी अलग हो, ऑप्शन बी भी अलग हो, ऑप्शन सी भी अलग हो और ऑप्शन डी भी अलग हो, तब क्या करना होगा। तो मेरे प्यार वहां पे कौन सी ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन सही हो पाए। तो देखिए, अगर चारों ऑप्शन अगर आपके अलग अलग हैं तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा अगर जो ऑप्शन सही होते हैं, सबसे ज्यादा वो होता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे प्यारों 90% केस में ऑप्शन सी सही होता है। तो ऑप्शन सी पे आपको अधिकतर क्वेश्चन पे आपको क्लिक करने हैं और उस क्वेश्चन पे आप लोगों का ऑप्शन ए क्लिक करना है। 10% वाले प्रश्नों पे आपको ऑप्शन ए, 90 ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन सी पे क्लिक करना है। जिनमें तीनों ये न दिखे उनमें ऑप्शन सी क्लिक करके आना है। फिर उसको भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए कि आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि सी वाले ऑप्शन अधिकतर सही होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बेसिक रूल थे, ठीक है। मेन है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपका यहां से क्लियर हो गया। अब सब्जेक्टिव मेरे प्यारों को देखिए, सब्जेक्टिव में कौन सा ट्रिक अपनाना है उसको देखते हैं। अब देखिए, उसके लिए मुझे पेपर खोलना पड़ेगा। यह पेपर मेरे प्यारों, इसमें ऑब्जेक्टिव का ट्रिक मैंने बता दिया। सब्जेक्टिव देखिए कहां से स्टार्ट होता है उसको देखते हैं। सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का यहां से, खंड ब। खंड ब से आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, ये आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। चाहे आप क्लास 10th में, 12th में, गद्यांश सब में पूछा जाता है, ठीक है। गद्यांश जो है सब में पूछा जाता है। जैसे मैं बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए।
गद्यांश है। अब गद्यांश सॉल्व करने का कौन सा ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका गद्यांश दे दिया क वाला, अगर मान लीजिए क वाला करने वाले हो तो 21 का क, खंड ब करने वाले हो। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको एक काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। जैसे खंड ब है ना, तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप खंड ब यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे। ये खंड ब आपकी हेडिंग बन गया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। वर्णात्मक प्रश्न है ना, तो आप सबसे पहले वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पे डाल लीजिएगा। मेन है आप लोगों का हेडिंग, ठीक है। हेडिंग वगैरह आपको सही से डालना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। वर्णात्मक प्रश्न आप हेडिंग बना लिया, प्रश्न उत्तर 21 कर रहे हो तो एक लाइन छोड़ के आप हेडिंग डालो प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो यहाँ पे आप डाल दिया प्रश्न उत्तर संख्या 21। आप समझिए कि क्या ट्रिक है मेरे प्यारों बच्चों गद्यांश सॉल्व करने का। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क कर रहे हो तो 21 का क आप कर दीजिए, इसके नीचे आपको लाइनिंग खींच देना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 का क वो भी गद्यांश है। गद्यांश में आपको कौन सा ट्रिक लगाना है उसको समझिए। सबसे पहले मेरे प्यारों मान लीजिए क वाला गद्यांश करो, इसमें अथवा करके भी देता है, अगर क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका ख वाला दिया है, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो अगर क वाला कर रहे हो ना, तो क वाला अगर आप कर रहे हो तो एक काम करना है कि सबसे पहले यहाँ पे संकेत लिख लेना। संकेत बहुत जरूरी है कि आप दोनों में से कौन कर रहे हो। तो संकेत में संकेत कैसे लिखा जाता है उसको समझिए। संकेत का मतलब होता है कि शुरू के, जैसे कुसंग का जोर है तो यहां तक उठा लो, कुसंग का जोर है ना, तो आप शुरू के एक लाइन उठा लो यहां तक कि कुसंग का जोर, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कुसंग का जोर। इसके बाद डॉट 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 कर लेना, और फिर उस गद्यांश का लास्ट लाइन, उस गद्यांश का लास्ट लाइन यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों, ले जाएगी। ये शुरू का था, ये लास्ट का ले जाएगी, तो ले जाएगी यहां लास्ट में लिख दीजिएगा कि ले जाएगी। ये इससे क्या है कि संकेत से मालूम चल जाएगा एग्जामिनर कि कौन सा आपने किया है, ले जाएगी। अब इसके बाद इसके नीचे 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ आपको लिखना है पहला वाला, तो आप यहाँ पे डालोगे पहला और लिखोगे हेडिंग डालोगे संदर्भ। क्या डालोगे मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ डालोगे। अब संदर्भ आपको मालूम है नहीं, संदर्भ में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों की पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे कैसे, आपको तो पाठ का नाम मालूम है नहीं, लेखक का नाम मालूम है नहीं, तो क्या करोगे, तो एक लाइन आप रट डालो। आप यहां लिखोगे गद्यांश कर रहे हो ना, तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की। यह लाइन आप हमेशा याद रख लो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये लाइन आपको सभी बच्चों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, यह लाइन आपको सारे बच्चों को याद होना चाहिए। अब आपने लिख लिया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब आपको मालूम है नहीं मेरे प्यारे बच्चों की किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप क्या करोगे, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपको चैप्टर का मालूम है नहीं, पाठ का नाम, तो आप एक ट्रिक लगाओगे कि आपके किताब में जितने भी चैप्टर दिए हैं, क्या किसी भी चैप्टर का नाम का आपको मालूम है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस गद्यांश को पढ़ूं तो इसने बोला है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्विति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, अब यह संगति के बारे में दिया तो हमको मालूम चल गया कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मित्रता चैप्टर से लिया गया है। अब आपको मालूम है ना कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो कोई बात नहीं, उस चैप्टर का कोई और नाम मालूम है आपको क्या, तब ममता, ठीक है। अगर कोई और मालूम है इंटर वाले अपना देख लीजिए कि अगर किसी चैप्टर का नाम मालूम है तो वही आप नाम लिख दीजिए, किसी भी चैप्टर का नाम मालूम है आप उसी का नाम लिख दीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, मित्रता पाठ से लिया गया है। अब इसके लेखक, तो अब लेखक का नाम जब आ जाएगा कि लेखक का नाम क्या लिखे, तो मेरे प्यार को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यह चैप्टर मित्रता चैप्टर है, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको मालूम है क्या, नहीं, आपको मालूम है नहीं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, तो आपको मालूम नहीं तो कौन सा ट्रिक लगाओगे, तो किसी भी लेखक का नाम लिख दो। आपका मन कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दीजिए, जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी लिख दीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिख दीजिए, किन्हीं का भी लेखक का नाम मालूम लिख दीजिए। आपको लिखना छोड़ना नहीं है, प्रश्न को आपको लिखना है इसी तरह, ये आपका संदर्भ हो जाएगा कंप्लीट। किसी भी चैप्टर का नाम आ रहा है लिख दीजिए, किसी भी लेखक का नाम मालूम है लिख दीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है, लिख दीजिए उसको। यह है संदर्भ। नहीं आ रहा तो यही काम करोगे ना, छोड़ने से बेहतर क्या, काम कीजिए, नंबर आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। जब पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, इस बात का दावा करता हूं, वैसे ही लिख के आना है। अब मेरे पास जो व्याख्या की बात आ गया, दूसरा प्रश्न है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप हेडिंग बनाओगे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे अच्छे से डाल देना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए मैं राइटिंग बैठा के नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अपना राइटिंग वगैरह अच्छे से लिखिएगा।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग बना लोगे, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आपने हेडिंग बना लिया। प्रश्न में मेरे प्यारों जो ये बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया, तो अंडरलाइन कहां तक किया गया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बद्धी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। यहां तक अंडरलाइन किया गया ना। आपको एक सिंपल काम बताता हूं, करना क्या है। ये जो पूरी की पूरी अंडरलाइन यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हो तो आप लिखिएगा कि लेखक कहते हैं कि, शुरू की लाइन यही होना चाहिए, लेखक कहते हैं कि, अब लेखक कहते हैं कि इतना लिख दिया। अब आगे की लाइन क्या लिखोगे, तो अब मैं बता रहा हूं कि आगे की लाइन क्या लिखोगे। लेखक कहते हैं कि, अब यही लाइन उठाना है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बद्धी चक्की के समान होगी, ठीक है। पूरा का पूरा जहां तक अंडरलाइन किया गया वही चीज उतारना है। तो जो जो जहां तक अंडरलाइन किया गया वो लाइन पूरा का पूरा पहले आप उतार लीजिए, ठीक है। पेज जब भर जाएगा तो आप यहाँ पीटीओ लिख दीजिएगा, पेज टर्नओवर। पेज भर गया ना तो पीटीओ लिख दीजिएगा मेरे प्यारों चो। और फिर दूसरा पेज आप ले लीजिएगा। देखिए दूसरा पेज आपने ले लिया। अब मेरे प्यारों चो आपको करना क्या है, आपने वही लाइन उतार दिया। अब मेरे प्यारों जो अपने से बनाकर इसी के बारे में कुछ ना कुछ आपको जोड़ के लिखना है, इसी में कुछ ना कुछ बना के लिखना है। अगर आपको जोड़ने भी नहीं आ रहा है कि नहीं आगे हम क्या जोड़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक प्रश्न दिया था ना उसी में अथवा करके दूसरा, तो आप क्या करना है कि इसी में से कोई ना कोई लाइन उठाकर, जैसे यहाँ है उनके, तो यहां से उनके उठाकर और यहां तक देखेगा यही वाला लाइन उसी में ऐड कर दीजिए। उसी में जब आप ऐड कर दोगे तो 2-3 लाइन आपका भर जाएगा। ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह आपको तीसरा प्रश्न, इसमें एक प्रश्न और दिया गया है, 3 प्रश्न दिया गया है। बोला है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है, तो आप लिख देना कि सुदृढ़ बाहु का अर्थ है कि, अब क्या अर्थ है, तो ये जो गद्यांश आप कर रहे हो तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ है कि, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लिख दीजिएगा कि जो उसे दिनों दिनों उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सारा दिन बाहु के समान होगी। बस यही लाइन उसमें ऐड कर देना, तो ये हो जाएगा सुदृढ़ बाहु का अर्थ, ठीक है। नहीं आ रहा, यही आपको काम करना है। तीनों प्रश्न आपने हल कर दिया, नंबर आपके मिल जाएंगे। तो गद्यांश कोई भी आ जाएगा, तो गद्यांश सॉल्व करने का यही ट्रिक है, अगर नहीं आपको आ रहा है तो। इसी तरह पद्यांश अगर आपको करना है 22वां, कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न को उत्तर दिए। पद्यांश भी आपके क्लास 12 में या 10th में दोनों में आता है। तो पद्यांश प्रश्न 22वां करना है, क वाला, वही आपको काम करना है। एक लाइन छोड़कर आप डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 22वां। तो आप यहाँ लिखेंगे लिंक प्रश्न उत्तर संख्या 22। अब प्रश्न उत्तर संख्या 22 कर रहे हैं, 22 का क कर रहे हैं कि ख, तो क कर रहे हैं तो यहाँ पे क डाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने बताया ना आप लोगों को, सेम वही काम करना है, संकेत। तो यहाँ पे संकेत में लिख दीजिएगा। संकेत कैसे लिखना अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शुरू की लाइनिंग, जैसे ये शुरू की लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा और लास्ट की लाइन ये वाला लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका संकेत। और देखिए इस प्रश्न को करना है ना, तो इसके प्रश्न के नीचे भी 3 प्रश्न है, वही चीज आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। संदर्भ में 2 ही चीज लिखना होता है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। मैंने कहा ना कि किसी भी पाठ का नाम अगर मालूम होगा पद्यांश का लिख दीजिएगा। लेखक, इसमें पद्यांश में रचयिता होते हैं, किसी भी रचयिता, तुलसीदास हुए, सूरदास जी हुए, महादेव वर्मा जी, कुछ भी है आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। संदर्भ में ऐसे ही लिखना है। और इसके बीच जो भी प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी पूछा है, उसी पैसेज में से छाट के लिखना है। तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बताया कि इसमें लिखेगा, उसमें लेखक कहते थे, इसमें लिखेगा कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि, अब फिर जो रेखांकित अंश की व्याख्या है जहां तक अंडरलाइन किया गया था वो लाइनिंग को आपको उठा लेना, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लाइनिंग आपको उठा लेना, यही तो चीज बोला है ना, इस लाइनिंग को उठा के लिख दीजिएगा। और उसके नीचे मेरे प्यारों जो ऊपर की लाइन जो है, ऊपर की लाइन 2 कम से कम 3 लाइन उसी के नीचे लिख दीजिएगा। इसको लिखने के बाद नीचे वाली लाइन में इसको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, व्याख्या। तो गद्यांश पद्यांश आपको समझ में आ गया ना, ऐसे ही करना है, ठीक है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न नंबर 23वां है। प्रश्न नंबर 23वां क्या है, नीचे गए संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश का क्या ट्रिक होता है, संस्कृत के गद्यांश में आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। तो संदर्भ और अनुवाद 2 ही चीज लिखना होता है, एक संदर्भ लिखना होता है इसका, और एक आपका हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे करोगे, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आप संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा कि देखिए संस्कृत चैप्टर से लिया गया होगा, तो आपको देखिए जैसे वाराणसी चैप्टर है, वीरबेन पूजते है, भारतीय संस्कृति चैप्टर है, 3 चैप्टर मैंने बता दिया संस्कृत का ना। इसी तरह आपको कोई ना कोई चैप्टर याद ही होगा, उनको लिख दीजिएगा कि यह जो है संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, या संस्कृत खंड के वीरबेन पूजते चैप्टर से लिया गया है, यह संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। इसी तरह आपको लिखना है, ये हो जाएगा संदर्भ। हिंदी में अनुवाद मेरे प्यारे, जब इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा तो आप बना के भी कर सकते हो। जैसे बोला वाराणसी प्राचीन काल के विद्या, तब लीजिए वाराणसी प्राचीन काल है,
ठीक है, उसमें घर घर में विद्या का प्रसारण होता है, ऐसे आप बना के लिख सकते हो। और जिनको नहीं आ रहा है कि नहीं मैं बना के भी नहीं लिख पाऊंगा सर, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या, तो भाई वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो पैसेज मैंने आपको दिखाया था शुरू में, तो जो पैसेज मैंने आपको दिखाया तो उसी पैसेज को आपको लिख देना है। जैसे ये पैसेज है ना, तो यहाँ से शुरू से उठाइएगा और या लास्ट तक पूरा का पूरा यहाँ पे छाप दीजिएगा, ये हो जाएगा हिंदी का अनुवाद। जिनको बना के नहीं लिख पाओगे तो वो तो छोड़ के आओगे, तो छोड़ने से बेहतर है कि इस वाले पैसेज को उठाकर वहां पे लिख दीजिए। 3 नंबर का एग्जामिनर 2 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, आपको लिखना है, छोड़ के आना नहीं है। तो यह काम आपको संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश में करना है। समझ में आ गया ना आप लोगों को, तो संस्कृत का गद्यांश भी बता दिया, और इसी तरह यहाँ संस्कृत का श्लोक है जिसे पद्यांश बोलते हैं, इसमें भी वही ट्रिक लगेगा। तो संस्कृत का गद और पद में आप ट्रिक लगा दीजिएगा, 5-5-10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यह है आपका मेरे प्यारे बच्चों खंड काव्य। देखिए खंड काव्य इंटर में भी आता है और हाई स्कूल में भी आता है। तो खंड काव्य डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, जिला वाइज आता है, तो अपने जिला में पहले देख लीजिएगा। इसमें आप बना के नहीं लिख सकते हो, ये नहीं कि कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं, आपको नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉपी चेक होता है। तो पहली बात तो आपने घर से ही देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मातृभूमि पूछा जाता है, कि अग्र पूजा पूछा जाता है, कि जय सुभाष पूछा जाता है, कि मेवाड़ मुकुट पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है अपने घर से ही देख लीजिएगा और वही बना के आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें कोई आप कोई दूसरा नहीं लिख पाओगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जो पूछा जाता है वही लिखना पड़ेगा। इसी तरह मेरे प्यारों चाहिए प्रश्न नंबर 26 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप देखिए लेखक का जीवन परिचय हर एक पेपर में आ जाएगा, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में, जीवन परिचय बाई कंपलसरी है, सब में आएगा। तो किसी का जीवन परिचय अगर आप लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जीवन परिचय लिखने का मतलब क्या है कि देखिए जीवन परिचय कोई भी लिख देगा। इसमें मेन चीज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नाम किनका लिख रहे हो, ठीक है, इसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों शिक्षाएं कहाँ तक प्राप्त उन्होंने की, इसके बाद रचनाएं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें कौन सा ट्रिक आपको लगाना है। तो मान लीजिए कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का करना है, तो नाम तो आपको मालूम चल गया कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का है। फिर उसमें लिखिएगा कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी का जन्म सन, अब किस सन में हुआ था आपको मालूम है नहीं, तो आपको नहीं मालूम है मेरे प्यार तो कोई भी सन उठा के आप लिख दीजिएगा कुछ ना कुछ, जैसे 1958 लिख दीजिएगा, 1947, 1955, कुछ भी ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद पिता का नाम, तो किसी भी पिता का नाम आप वहां पे ऐड कर दीजिएगा, किसी की माता का नाम की वहां पे ऐड कर दीजिए। लिखने का तरीका यही है, नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या करोगे, छोड़ के ही आओगे। तो छोड़ने से बेहतर है कि आप किसी का नाम उस तरह लिखते जाइए। रचनाएं तो किन्हीं का, अगर पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का लिख रहे हो, इनकी रचनाएं नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना मालूम है वही लिख दीजिए इसमें। रामधार सिंह दिनकर की मालूम रहेगा तो वही लिख दीजिएगा। तो किसी का भी रचना अगर मालूम रहेगा तो वहीं पे आपको एक ट्रिक लगाना है। ऐसे ही आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह आप लोगों के कवि के जीवन परिचय भी आप लोगों को कैसे लिखना है, नहीं अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम रहेगा तो आप तो यही काम करोगे ना, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है, गलत ही लिखना है, लेकिन आपको लिखना छोड़ना नहीं है। उस प्रश्न को छोड़ दोगे तो 5 नंबर में 1 नंबर नहीं मिलेगा, लिख दोगे अच्छे राइटिंग बैठा के तो 5 में 3 नंबर भी मिल जाएगा, तो आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। तो जैसे तुलसीदास का लिखना है पूरा लिखिए, उनका नाम लिखिए, डेट लिख दीजिएगा कि जन्म कब हुआ था, कोई भी डेट लिख दीजिएगा, मृत्यु भी कोई लिख दीजिएगा, माता का नाम, पिता का नाम, फिर लिख दीजिएगा कि उन्होंने घर पे ही 100 अध्याय किया, हिंदी फारसी उर्दू भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया, ठीक है। फिर किसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घर पे पढ़ाई नहीं कर पाए, ऐसे ही बना के अपने उनकी चीजें को अब एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में रचना है किसी का भी आप लोगों को लिख देना है। तो ऐसे आप लिख कर आप अच्छे नंबर ला सकते हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बोला है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर श्लोक लिखने के लिए बोल दे तो 2 नंबर का श्लोक आता है संस्कृत का, श्लोक में आप कौन सा ट्रिक लगाओगे मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको एक संस्कृत का यहाँ पे गद्यांश दिया था, ठीक है, तो संस्कृत का गद्यांश में दिखा देता हूँ कि संस्कृत का गद्यांश आपको पूछा था उसमें। तो संस्कृत के गद्यांश में से ही आपको श्लोक बनाना है। जैसे संस्कृत का गद्यांश दे दिया है तो आपको संस्कृत के गद्यांश में से कीजिएगा, ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी, उसी के नीचे यह दूसरी लाइनिंग, फिर नीचे तीसरी लाइन और उसके नीचे चौथी लाइन। 4 लाइन का ये होता है मेरे प्यारे बच्चों पोयम। 4 लाइन का आप एक श्लोक लिख देना, उसी का आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर। श्लोक अगर नहीं आते तो आपको यही ट्रिक लगाना है कि संस्कृत के गद्यांश में से 4 लाइन उसको बना के उसके नीचे नीचे आपको अरेंज करके लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यार जो आता है प्रश्न नंबर 28वां। देखिए पत्र लेखन सब में आता है, वही बोला है कि अपने मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। अब देखिए पत्र आपके 4 नंबर के। पत्र लेखन का मतलब मेरे प्यार बच्चों क्या है, पत्र लेखन के लिए आप कैसे लिखोगे। अगर स्वास्थ्य नगर निगम अधिकारी को लिखना है तो सबसे पहले आप उनका एड्रेस लिखोगे। यहाँ पे मेन चीज होना चाहिए एड्रेस, पता।
पहले उनका पता आप लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पता लिखने के बाद उसके नीचे आप डेट लिखिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप विषय लिखिए कि किस विषय में आप ये पत्र लिख रहे हो, विषय लिखिए। विषय लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए कि सविनय निवेदन है। यहाँ पे लिखना आपको सविनय, फिर कामा लगाकर फिर लिखना है कि निवेदन है कि, अब सविनय निवेदन है, उसके बाद क्या लिखोगे, अब जो भी आप कंडीशन दिया है, जैसे अब बोला है कि नालियों की सफाई के लिए, तो नालियों की सफाई के लिए मैं पूरा लिख दीजिएगा कि मेरे गांव की नली की जो है वो सफाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं लोगों में, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है उनका, उनसे मृत्यु होने की संभावना अधिक बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं उससे, बहुत सारे लोग परेशान हैं उससे, कृपया करके उसको आप किसी कर्मचारी को भेजकर यहाँ पे नालियों को सफाई करवाएं, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऐसे ही आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन। ये आपके पत्र लेखन का तरीका है, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है 29वां कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब संस्कृत में उत्तर देना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यह पहला आरूढ़ी क आसित, तो आरूढ़ी क्रम आसित, ठीक है, कुछ भी देखिए, ये आपका पहली लाइन वही होना चाहिए, लास्ट वाली लाइन भी वही होना चाहिए, बीच में कोई ना कोई दूसरी लाइन कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर लेना है। जैसे आरूढ़ी, अभी इसी में जोड़ लीजिए, स्वनामक किमम आसित लिख दीजिए। दूसरा वीर केन पूजित लिखना है, तो वीरः केनम पूजिते ऐसे लिख सकते हो। इसका कर रहे हो चंद्रशेखर, फिर यहाँ पे केना पूजते अवदत्त लिख दीजिए। तो ऐसे बनाकर आप उसका उत्तर आप दे सकते हो। इसके बाद लास्ट है आप लोगों का 30वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे क्लास 10th में 12th दोनों में आता है, ये 7 नंबर के है, क्लास 12th में 9 नंबर के लिए निबंध आता है। निबंध में मेरे प्यारे बच्चों 2 ही चीजें लिखना जरूरी है। निबंध जब भी लिख रहे हो ना, तो पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए। पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना एग्जामिनर चेक करता है, उसको सही से लिखिएगा, और लास्ट की हेडिंग आप उपसंहार होता है उसको सही से लिखिएगा। 2 हेडिंग आपको एग्जामिनर चेक करता है, तो ऐसा बनाकर लिखिएगा ताकि उसको लगे कि भाई उसी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। बीच में आप 4-5 हेडिंग अपने से बना के ऐड कर सकते हो, और उसमें कुछ भी आप लिख सकते हो। नहीं आ रहा तो गद्यांश पद्यांश से उठा के उनके बीच में कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दीजिएगा। लेकिन आपको कम से कम देखिए, अगर आप निबंध लिख रहे हो तो कम से कम 4 या 5 हेडिंग होना चाहिए, 4 या 5 हेडिंग होना चाहिए। एग्जामिनर वो चेक करेगा आपका, लेकिन 2 चीजें एकदम बिल्कुल चेक करेगा आपका, पहला प्रस्तावना, दूसरा उपसंहार। ये हेडिंग बिल्कुल आपका चेक करेगा, कंपलसरी है, तो इन हेडिंगों को भूलना नहीं है, इनको लिखना है। अब ये पेपर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। देखिए मैंने कुछ भी याद करने के लिए नहीं बताया आप लोगों को, कुछ भी याद करने के लिए नहीं बताया, सिर्फ ट्रिक बताया। और एग्जाम देखिए एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, जब पूरा आप लिख दोगे राइटिंग वगैरह अच्छे से बना करना, तो 70 में से आपको मेरे प्यार 50 या 55 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अगर एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हो, जिस तरह बताऊं उस तरह करते चले जाओगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। तो मेरे प्यार ऐसे ही आपको पास करना है हिंदी के पेपर को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।